जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ट्यूटर्स एकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ कमिट करा था कि अपने इस चैनल पे जितने भी एनडीए एस्पिरेंट्स हैं सभी के लिए मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी उन एनडीए बच्चों की क्वालिफाइड जो अब जाकर 146 कोर्स को अटेंड करेंगे एनडीए एकेडमी खड़कवासला पुणे। तो ऐसे ही आज एक स्टोरी हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक ऐसे बच्चे की स्टोरी जो वाकई आने वाले बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन का काम करेगी, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर सुविधाएं उतनी नहीं होती जितना कि एक शहरी बच्चे को मिल जाती है। उन परिस्थितियों में भी अगर बच्चा अपने सपने को हासिल करने के लिए मेहनत कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग सनी, उज्जवल, मावी खुर्द, जानी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैम को धन्यवाद और सर को भी कि आप मेरे घर आए और जैसा मैम ने बताया मेरे बारे में उसमें थोड़ा ऐड करूंगा। माय नेम इज सनी उज्जवल, आई फ्रॉम मावी खुर्द, बागपत, उत्तर प्रदेश एंड प्रेजेंटली आई एम परसुइंग बीए फ्रॉम मेरठ कॉलेज एंड आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड रिसेंटली I got recommended for NDA 146 from 34 SSB Allahabad in my 7th attempt. ये यहाँ पर बहुत जरूरी है नोटिस करने वाला, 7th अटेम्प्ट में ये रिकमेंड हुआ है, यानी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, लेकिन जब तक आपके पास चांस है तब तक आपको वो मौका नहीं छोड़ना है, लगे रहना है। और उनमें से भी मजे की बात जो ये बता रहा है कि 6 बार ये कॉन्फ्रेंस आउट रहा है, तो देखो बच्चे का डेडिकेशन। मैं आपके साथ उस किसी भी बच्चे की स्टोरी नहीं शेयर कर रही जो पहली बार में ही चल गया, चकदे फट्टे हो गया। मैं खास तौर पर बच्चों की ला रही हूं जो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। यस आई कैन डू दैट, अगर इसने किया है तो मैं भी करूंगा। और बाकी इसका बैकग्राउंड ये बताएगा। ये जिस लोकेशन से इसके गांव में जब अभी हम आए, इसके मम्मी पापा से, दादी जी से बात करी तो उन सब का कहना है यहाँ गांव में एक बड़ा फेमस है कि जो बच्चा सैनिक स्कूल जाएगा सिलेक्शन उसी का ही होगा। तो ऐसा नहीं है, अपने गांव में इसका भी एक एग्जाम्पल बनेगा। तो बताओ भाई आपके गांव में क्या है एनडीए को लेकर एक व्यू। फ्रेंड्स, एक मिथ है कि गांव में ना क्या था कि अगर आपने 12th कर ली तो आर्मी की भर्ती और यूपी पुलिस की भर्ती, केवल दो ही चीज जो यूथ थे उनका गोल ही ये था कि मतलब ऑफिसर तो सोचते नहीं थे आप आर्मी में भर्ती हो जाओ या यूपी पुलिस में भर्ती हो जाओ। मेरा 10th हुआ, मेरा स्कोर अच्छा गया, स्कूल से मोटिवेशन मिला कि यार तुम यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होगी, तुम मेरठ चले जाओ। अब मैं मेरठ चले गया, 11th 12th उधर से ही करी। फिर जैसे एनडीए के बारे में सुना तो स्टार्टिंग में लगा कि यार नहीं मेरी औकात नहीं है एनडीए की, तो ऑफिसर लोग बनेंगे, मतलब कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो ऑफिसर बनते हैं। लेकिन गांव से एक लड़का था जो ऑफिसर था, वो सैनिक स्कूल से पढ़ा था और एक मिथ और थी कि जो सैनिक स्कूल जाएगा वही एसएसबी क्रैक कर सकता है। वो 5 दिन का इंटरव्यू और तुम्हारा रहना देखते हैं, खाना पीना देखते हैं और तुम्हारा चाल चलन सब चीज का टेस्ट होता है। इतनी सारी मिथ्स थी एसएसबी के बारे में, जो मेरी स्टार्टिंग के 2 एसएसबी तो मिथ्स खत्म करने में निकल गई। उसके बाद फिर लगा रहा और 7th अटेम्प्ट में जाके लगातार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा था। पहले आप लोगों के साथ रिटर्न को थोड़ा सा लेकर शेयर किया जाए तो जैसा कि इस बच्चे का है, ये जो है बहुत फेमस एक जगह है आपकी, ये जगह है आपकी मावी खुर्द, जहां बहुत फेमस है, मतलब पूरा महादेव मंदिर। एंड बच्चे पे सबसे पहले ना अपना इन बच्चों को ये बताओ रिटर्न के लिए कैसे टारगेट करा, एंड उससे भी पहले कब ये डिसाइड करा था कि मुझे एनडीए में ही जाना है। मैम जैसे 11th 12th में मेरठ से करा था तो मेरा स्कूल कैंटोनमेंट बोर्ड में था, तो जो ऑफिसर्स हैं उनके लड़कों को लेकर जवान आ रहे थे, मतलब यार एवरीथिंग वाज वेरी स्पेशल। जो ऑफिसर, कई बार मेरे स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा था, चीफ गेस्ट आर्मी के ऑफिसर्स होते थे, वो कैंट में स्कूल था, तो तब से लगा कि हाँ यार तैयारी करूंगा और मतलब ऑफिसर ही बनूंगा आर्मी में। नहीं तो बच्चों को सोच के डर भी लगता है ऑफिसर आ रहा है, वैसा डर नहीं लगा। मैम लेट थे हम, जब गाँव से गया था तो बस डर था, मैम डर ही था, इसलिए तो मैम लेट हो गया आने के लिए। मैं 12th के बाद भी 4 से 5 महीने बाद सोचा कि हाँ यार एनडीए की तैयारी कर लूं, क्योंकि जहां मैं रिटर्न मतलब जहां पे अपने 12th की कोचिंग ले रहा था उसके जस्ट सामने ट्यूटर्स एकेडमी थी। उसके बाद ये यार एनडीए ना तो कुछ स्पेशल लोग ही करते हैं, कुछ स्पेशल बच्चे ही होते हैं, डर था। लेकिन और डर था वो 4-5 महीने तो 12th के बाद उस डर को निकालने में लग गए। फिर जब एकेडमी गया, मतलब जब ट्यूटर्स एकेडमी आया, सबसे पहले मैं एसएसबी के लिए आया था। यहाँ पे मैं एक चीज करना चाहूंगी, जब आप 12th क्लास में थे उस समय आपने रिटर्न नहीं दिया? नहीं मैम, मेरा 12th के भी अप्रैल वाला भी नहीं दिया, जब पास आउट हो जाते हैं सितंबर वाला दिया मैम। मतलब इसने अपने 2 अटेम्प्ट मिस कर दिए। तो 12th का जो बच्चे यूजुअली सितंबर वाला देते हैं और अप्रैल वाला वो नहीं दिया। यस मैम।
ओके। उसके बाद सितंबर में दिया, बिना कोचिंग के दिया, कुछ आइडिया नहीं था, मतलब तब तक डर ही था। उसके बाद जब ट्यूटर्स गए तब 6 महीने का मैंने बैच लिया, तब लगातार पढ़ाई करी, और मैम आपको पता ही है 4 नंबर से मिस हो गया था मेरा जो पहला अटेम्प्ट था। और वो क्या मैं बताती हूँ आप बच्चों को, जब ये पहली बार हमारे कोचिंग में आया था तो ये उन बच्चों में से था कि ये बहुत कंफ्यूज रहता था मैथ्स, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैं इसे उसी बारे में बताती थी। मैथ्स को लेकर ये इतना कंफ्यूज रहता था कि अगर एक क्वेश्चन कर लिया है तो उसी में मैम इसको ऐसे ही क्यों करा, इसके बारे में हम ऐसे क्यों नहीं जा सकते थे। तो बल्कि मुझे क्लास में कई बार इसको बोलना पड़ता था, सनी इतना क्यों सोचता है, पेपर निकालना है, पेपर निकालना, क्यों पड़ी लकड़ी लेता है, मुझे इसे बोलना पड़ता था। नहीं फ्रेंड्स, मेरा पहला जो बैच था 5 महीने का, पूरा दबा के मेहनत करी, कंफ्यूजन था इसलिए बहुत सारा पढ़ा, लेकिन जब मिस हुआ ना और अगली बार मतलब बैच के लिए जब एकेडमी गया तो मेरा एग्जाम्पल सेट हो गया था कि अगर जो ज्यादा बोलेगा और ज्यादा कंफ्यूजन में रहेगा तो एक सनी है, उसका नहीं हुआ, तेरा भी नहीं होगा। बैच में जो मेम्स होते हैं ना, इसके नाम को लेकर वो बनने लगे थे बैच में। तो सेकंड कोई भी बच्चा कुछ बोलता था, सनी सनी बोल रहा है, ये जरूर सनी है। तो मतलब मैं अगर कोई डाउट भी पूछ रहा ना तो खुद से शर्म आ रही थी यार, कहीं कुछ मेरे डाउट ही गलत ना हो। पहले वाले बैच वाला हिसाब ना होता है। सेकंड बैच में बिल्कुल साइलेंट था, जो भी मतलब कोई गलत करा है उसको मेरा एग्जांपल दिया जा रहा था, तब शर्म आनी स्टार्ट हुई। उसके बाद ना फिर क्या था, मतलब मैम पे विश्वास कर लिया आंख बंद करके कि गलत सही जब 6 महीने मैम को दे दिए तो 6 महीने बस मैम की सुनूंगा। और उस टाइम पे मेरा मतलब हार्डवर्क कम किया, पहली बार से ज्यादा मतलब डेडिकेशन था, हार्डवर्क कम था, स्मार्ट वर्क ज्यादा था, उस बार मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। यहाँ पर आप सब लोग भी जो इस बच्चे का इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि आप हार्डवर्क मत करो, गधे की तरह मत लगो। काम गधा भी करता है, काम घोड़ा भी करता है। सो अगर काम करना ही है, घोड़े वाला काम करो ना, गधे वाला काम नहीं करना। तो पहला अटेम्प्ट ये खुद एक्सेप्ट करता है कि इसने गधे वाली मेहनत करी थी, लेकिन उससे बात नहीं बनता। स्मार्ट वर्क चाहिए, आप कम काम करो लेकिन आउटपुट ज्यादा से ज्यादा देखो कैसे आ सकती है। और ये बताओ इन बच्चों को मतलब स्ट्रैटेजी क्या थी। जैसे 4 घंटे तो आप हमारे साथ कोचिंग में ले लेते थे, उसके बाद घर जाके कितनी देर पढ़ते थे, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज, कितना समय आप लोग डिवोट करते थे। फ्रेंड्स देखो, एक नीत और मेरे अंदर थी, मेरा 12th का स्कोर 95% था। तो जब मैं बोलते हैं कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, पर्सनली बता रहा हूँ, कोचिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए है, मतलब जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरे 2 घंटे में केवल 28 सवाल हुए, और 28 के 28 सवाल तो हो गए, लेकिन एक सवाल को करने में 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट ऐसे जा रही थी। और कोचिंग से एडवांटेज उस चीज का हुआ। स्ट्रेटेजी क्या थी, फर्स्ट टाइम तो जब मैम, यही मैं रोकूंगी, जब आप कोचिंग आए, जैसे अभी आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको देख के बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे। क्या आपके समय भी ऐसे कुछ आए थे जिन्हें देख के आप इंस्पायर हुए थे? मैम वो तो जगदीप भैया थे और प्रशांत भैया थे, और मेरे साथ का बैचमेट अमित रिकमेंड हुआ था। जब वो रिकमेंड हुआ ना तब तो बस चुल हो गई थी यार, हम तो करना ही है। हाँ, आप लोगों ने देखा हाई लेवल की थी। हमारे बैच में, हमारे चैनल पे ही अमित का भी इंटरव्यू पड़ा है। अमित इसी के बैच के साथ वो मेरे बैच की था। अब एकेडमी में जाएगा तो और सीनियर होगा। वो मेरे फर्स्ट बैच में था जब मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उस बैच में उस अमित ने मैम पे पूरा मतलब आंख बंद करके भरोसा किया था, और उसका रिजल्ट आया। मैं भी कर दूं, मैम पे भरोसा, नुकसान नहीं है। उसके बाद जब अमित का हो गया और वो मतलब बैच में आया, उसने मुझ पे मतलब तंज कसा था, देख सनी बैठा ये सबसे ज्यादा सवाल पूछता था, इसका नहीं हुआ। तो मतलब मुझे लगा यार क्या ये मुझे भी याद है, ये मुझे भी याद है। अमित इनके बैच में इंटरव्यू देने आया था और ये बैठा था सामने सीट्स पे जहाँ बच्चे बैठे हैं। सो अमित ने बच्चों को जब बता रहा था, समझा रहा था, अमित ने इसी का एग्जाम्पल कि देखो भाई तुम्हारे साथ ही ये सनी बैठा है, ये हमारे बैच में भी था, ये ऐसे ऐसे करता। मतलब वो उस दिन लगा यार अब करना है। उसके बाद बताऊं क्या था फ्रेंड्स, पहले बैच में सबसे पहली सीट पे बैठना, सबसे ज्यादा डाउट पूछना, मतलब एक ऐसा चाहता था यार मेरी पर्सनैलिटी बन जाए कि मैं होशियार हूँ, ये हूँ। लेकिन जब मेरा सेकंड बैच आया, बात बात पे मेरी बेइज्जती हो रही है, तो मैंने पीछे बैठना स्टार्ट कर दिया, डाउट कम कर दिया। अगर कुछ था तो मैम से बाद में पूछ ले, क्लास में कभी पढ़ी लकड़ी मिली। इसने पूछा था लेकिन क्लास में इसने कम कर दिया था पूछना। और स्ट्रेटेजी बस मेन ये थी, पहले बैच में तो मेरा कंफ्यूजन इतना था, मैम बोलिए 3D मत कर, मैं सोच रहा हूँ यार 3D 2D सब कर ले, सबसे ज्यादा नंबर तो ही आएगा। परफेक्ट एग्जांपल है उन बच्चों के लिए जिनको मैं क्लास में कहती हूँ कि ये वेटेज यूनिट का कम है, इस यूनिट का वेटेज कम है, से मत छूना। लेकिन बच्चे होते हैं ना इसके जैसे, नहीं मैं तो छूंगा, मैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। तो इसे ये चीज समझ में आ गई है। ये बात भाई दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। मैम जो बोलती है ना कि जो स्ट्रॉन्ग है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, नया जितना दौड़ोगे ना उतना मतलब
मेरे साथ वही हुआ, अलजेब्रा मेरा अच्छा था लेकिन लगा यार 2D 3D कैलकुलस सब कुछ कर ले, अलजेब्रा से भी कमांड छोड़ के, और मेरा मतलब मैथ का अच्छा गया था क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, लेकिन साइड के सब्जेक्ट में काम नहीं कर पाया, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था और इसी वजह से 2-4 नंबर से रह गया था। और जब सेकंड अटेम्प्ट था, मैम ने जो बोला भाई इतना कर ले, इतना छोड़ दे, टेस्ट सीरीज लगातार कर ले, मॉक पेपर दिया कर, वो सब कुछ किया और उसका रिजल्ट मेरे सामने था। मेरा जो रिटर्न भी क्लियर हुआ था ना, वो कट ऑफ से भी 60-70 नंबर ज्यादा थे। तो मैथ्स में तो चलो आपको यहाँ से समझ में आया। अब थोड़ा सा आते हैं, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, टॉपर स्टूडेंट हो 95% वाले, तो जो तुम्हारा पार्ट इंग्लिश आता है या ह्यूमैनिटीज, साइंस तो चलो हो ही गया होगा, वो कैसे कवर करा? मैम इंग्लिश का तो आपको पता ही है मैम, मेरी इंग्लिश कैसी है, आपको लग भी रहा होगा मैं बोल कैसे रहा हूँ। मेरे 28 मार्क्स थे भाई इंग्लिश में, 200 में से 28। और जब मेरा 4-5 नंबर से रहा था, जो दोस्त अच्छे नहीं थे ना, मतलब मैथ में और साइंस में अच्छे नहीं थे, उनका जा रहा था मतलब 70, 80, 120। अगर मेरा 120 इंग्लिश में होता तो सोचो मैं कहाँ जाता। और जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ, मेरे स्कोर का 413, और उस टाइम पे मेरे इंग्लिश में कितने थे, 55 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो इंग्लिश तो मेरा वीक था, मुझे पता था कितनी मेहनत कर ली मैक्सिमम मैं 100 तक जाऊंगा, तो मैंने मेहनत इतनी करी कि हाँ 60-70 हो जा। मैंने बढ़ा कहाँ लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी। कोई नहीं पढ़ता, सोचते कि यार साइंस से हो जाएगा। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग क्या था, पॉलिटी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोटा था। ज्योग्राफी के 70 to 80% क्वेश्चन मेरे सही जा रहे थे। हिस्ट्री में भी थोड़ी अच्छी, कमांड इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन ज्योग्राफी और पॉलिटी ये 2 ऐसे सब्जेक्ट थे मेरे जिनकी वजह से इंग्लिश को मैंने कंपनसेट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये तो हुआ हमारे इंस्टीट्यूट आया, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चों को लेकर एक बड़ा रहता है, मयंक सर से थोड़ा सा बच्चा कटता है कि मयंक सर को बेइज्जती कर देते हैं क्लास में, तो ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ है? तो मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ सर ने दिया था कि आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट याद करनी है, और वो कम से कम 30-32 है इंडिया में, तो भाई बड़ा डिफिकल्ट है, वो रटनी थी। अब मैं नहीं सुना पाया, सर ने खड़ा करके, तो तेरे मम्मी पापा की कसम, अगर कल तूने सुनाया नहीं आ गया। हाँ, तो ये गाली नहीं है, ये इंस्पिरेशन है, वर्ड्स कर बच्चे। और मैम का भी था, मैम आप टेस्ट में ना कभी भी किसी इंचार्ज मतलब उसको नहीं छोड़ती थी। मैम आई, टेस्ट दिया, और तुम्हें मम्मी पापा कसम है अगर तुमने चीटिंग करी तो चीटिंग नहीं करना। क्लास में हम खड़े होते थे लड़के, ये इतने स्मार्ट थे, इनके सिंबल बन गए थे बैच में, उंगली ऐसे करूंगा तो ए ऑप्शन है, ये करूंगा तो बी ऑप्शन है, तो भैया तरीका यही है, बैच में मैं यही कहती। तो मैम एडवांस थी, आप भी बहुत एडवांस थी मैम। और उसका हुआ, हमें उसका वो जो बोल रहे हैं बेइज्जती हुई, वो हुई। और सबसे बड़ी बात, सर ने पूछ लिया था मुझसे, सर ने पर्सनली पूछ लिया था, भाई देख तू गाँव का है, अगर तुझे लगा तेरी बेइज्जती और तुझे गलत लग रहा है, मैं करूंगा नहीं तेरी, मगर सर आप करो जितनी करोगे, ठीक है। हाँ, वो था, वो सर शुरुआत में परमिशन ले लेते हैं, उसके बाद करी। और उसकी वजह से तो क्या था कि यार मैं पढ़ लिए, मैं सच बता रहा हूँ, इतना नहीं था, मतलब सर की बेइज्जती, साइड वाले दोस्त रिकमेंड हो रहे हैं, वो एकेडमी आ रहे हैं, उनको देख के लगा यार कर ले। अब मैं मेरठ रह रहा हूँ, घर का एक अलग से खर्चा हो रहा है, क्या बंदे का किराया, पढ़ाई का खर्चा, तो वो सारी चीजें दिमाग में प्रेशर भी डाल रही थी कि यार अब तो पढ़ ही ले कम से कम। अच्छा, सर से प्रसाद मिला कभी जो बच्चों को मिलता है? मिला है। सर मारते भी ऐसे है ना, कोई प्रूफ भी नहीं छोड़ते, कोई पहचान नहीं सकते सर ने मारा है। सबको मिला है प्रसाद, है ना। तो सर की अगर हम ह्यूमैनिटीज बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो इसमें तुम्हारा क्या स्ट्रॉन्ग था वेट? किसको छोड़ के गए थे या तीनों करके गए? नहीं मैम, हिस्ट्री को मैंने केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, और उसमें से ना 10-12 क्वेश्चन में से मेरे 2-4 हो जाते थे। 2-3 बार एनडीए का रिटर्न दिया मैंने, 4 बार। और जो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था सर के सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस, वो मैंने इस तरह से पढ़ लिया था। एक बार मैंने सिविल सर्विसेज का पेपर लगा रहा था प्रीलिम्स, तो मेरे 22 में से 17 क्वेश्चन हो गए थे। सर के नोट्स एनडीए से थोड़े से, मतलब आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप एनडीए से ऊपर का भी कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो उन नोट से। तो पॉलिटिकल साइंस तो मेरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और सेकंड नंबर ज्योग्राफी, और हिस्ट्री केवल मॉडर्न। और इकोनॉमिक्स सर कराते नहीं, क्योंकि बर्डन ज्यादा हो जाता है, वेटेज उसका बहुत ही ज्यादा कम है। आप पढ़ोगे तो अपना ही मतलब टाइम बढ़ा रहे हो, और आपको जो नॉलेज मिलेगी वो कम मिलेगी, उसका यूज भी नहीं है एग्जाम में इतना। तो मतलब यहाँ से एक चीज सीखने को मिली कि मैथ्स तो चलो ठीक है, एक अलग पेपर है, जीएटी वाले पेपर में अगर आपको जाना है तो एक स्ट्रैटेजी से जाना होगा। जैसे इस बच्चे की इंग्लिश वीक है, इसने साइंस और ह्यूमैनिटीज पे काम करा, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे इससे एक चीज और पूछना चाहूंगी, आपकी एज का बच्चा, गाँव वाला, जब 12th कर लेता है, वो भी 95% मार्क्स से, सो बड़ा कम होता है, गांव में भी एक बच्चे की इमेज बन जाती है, ये तो टॉपर है, गांव वाले इंस्पायर भी होते हैं। तो यहाँ पर एनडीए एक तरफ, दूसरी तरफ जॉब लेनी है या इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, ये कैसे था आपके दिमाग में? एंड प्लस दी एंड जब घर वालों को बताया कि नहीं मुझे तो एनडीए ही जाना है पापा जी, तो उन्होंने मतलब क्या रिएक्शन दिया, कैसा सपोर्ट रहा? मैम मेरा 95 स्कोर था, लेकिन मेरा स्कोर ना
मतलब थ्योरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस था, न्यूमेरिकल नहीं थे। तो न्यूमेरिकल में मैं वीक था, मुझे पता था जेई तो मेरे लिए है ही नहीं, आईआईटी इंजीनियरिंग के बारे में सोचा नहीं था। रही बात एनडीए की, जैसे 12th करी तो जो गांव से मेजर है उनके बारे में पता था, फैमिली को 95 थे, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। न्यूमेरिकल में मैं वीक था, इसलिए मुझे पता था जेई और आईआईटी तो मुझसे काफी दूर है, इंटरेस्ट भी कभी रहा नहीं। और एनडीए का आपको पता है कि ऑफिसर्स स्कूल आते थे, गांव से ऑफिसर्स है, तो पेरेंट्स को पहले से ही पता था कि यार ये जॉब रेस्पेक्टफुल है, अगर लड़का जा रहा है तो अच्छी बात है। तो पेरेंट्स को कन्विंस करने वाला कोई नहीं था, उनको तो केवल बताना था कि मैं एनडीए जा रहा हूँ, तो वो तो खुद ही रेडी थे यार। अगर लोकेलिटी आप देखो, बच्चा मतलब ऐसी जगह से निकला है, तो वाकई अगर ये सिलेक्शन ले सकता है, आप देख रहे हो बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड है, तो आप लोग भी बिल्कुल डैम श्योर ले सकते हो सिलेक्शन। इसकी वीडियो खास तौर पे आप ही जैसे बच्चों के लिए है जो गांव से है एंड सोचते हैं कि हाँ हमें पक्का निश्चित रूप से सिलेक्शन लेना है। और मैम एक चीज और, फ्रेंड्स जब मेरा 95 गया ना, तो गांव में एक इमेज बन गई थी यार बच्चा बड़ा होशियार है, पढ़ा लिखा है। तो मेरा एयरफोर्स में भी नंबर आया था। फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन नहीं किया, सेकंड टाइम मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, 1 महीने के बाद लगा कि यार मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मुझे याद है इसका एयरफोर्स हुआ था, मुझे बताने आया था ये। मैम डिस्चार्ज ले लिया था मैंने 1 महीना, और 8 दिन की सर्विस मेरी एयरफोर्स की भी, वहां से डिस्चार्ज ले लिया था, वापिस आया, फिर एनडीए की तैयारी करी, एनडीए क्लियर हो गया 145 146। हाँ, ये मुझे याद है, ऑफिस में आया था, मैम मैं छोड़ के आ गया हूँ, मैंने सही करा गलत करा, कंफ्यूज था। मैम प्रेशर इतना था, रिलेटिव्स घर वाले, यार नौकरी छोड़ दी, बहुत बड़ा सीन हो जाता है एयरफोर्स। जब एयरफोर्स छोड़ी थी ना, उसके बाद में लगातार 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, और मतलब फिर तो प्रेशर अल्टीमेट लेवल पे पहुंच गया था भाई। घर वालों ने भी कहा होगा एंगे तेरा हो नहीं रहा उधर, तू एयरफोर्स छोड़ के आया। गांव के लोग मैम एसएसबी के बारे में ना, एसएसबी नहीं पता किसी को, सबको पता है 5 दिन का इंटरव्यू, और सब सोचते हैं 5 दिन का इंटरव्यू अपने हाथ में नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैम अटेम्प्ट्स खत्म हो रहे थे, मेरिट रहता था, तो मतलब लाइफ में खुद में बोरिंग सी लगने लगी थी मुझे। अब ऐसा लग रहा था कि यार ये अटेम्प्ट है, बस इसमें कर ले। 145 146 क्लियर हुआ, 145 में फिर कॉन्फ्रेंस आउट, और क्लियर कट बाहर होता था, कोई ऐसा भी नहीं कि यार डाउटफुल केस है, पास हो सकता हूँ या मैं रिकमेंड होने के आसपास भी हूँ। और जब 146 में रिकमेंड हुआ, तब भी मतलब डाउटफुल केस ही था, बड़ी लंबी कॉन्फ्रेंस चली, रिकमेंड हो गया, लेकिन फाइनली चलो एनीवेज। तो ये तो बच्चे रिटर्न का मैंने पूरा बताया, तो इस तरह से अपने इंटरव्यू को और आगे लेके चलते हैं। मैंने आपके साथ जो लास्ट डिस्कस करा रिटन के बारे में था, रिटन की पूरी स्ट्रैटेजी इसने अपनी बताई है। अब हम आपसे एक चीज पूछेंगे सचिन, आप दे चुके हो रिटन अपना, सिर्फ रिटन फोकस कर रहे हैं अभी हम, ठीक है? जो बच्चे अब आ रहे हैं इस बैकग्राउंड से उठकर, आपके जैसे एरिया से उठकर, उन बच्चों को आप क्या अपनी तरफ से टिप्स देना चाहोगे कि ये काम कर लो भैया, रिटन तो कहीं नहीं जाने वाला, रिटन तो पक्का निकल जाना है? मैम सबसे पहले टिप्स तो है टोटस एकेडमी की गाइडेंस ले लो। अगर आप आसपास हो तो ऑफलाइन, और अगर आप दूर हो पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो ऑनलाइन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म चल रहा है मैम का। और दूसरा देखो, जो मैंने किया ना कंफ्यूजन, अगर आपने फीस पे कर दी और विश्वास कर लिया ना मैम पे 6 महीने के लिए, तो फिर कर लो भाई। अगर मैम गलत बता रही है सही बता रही है, कर लो, क्योंकि 6 महीने आपके खराब है। मैम आपको राइट साइड ले जा रहे हो और आप लेफ्ट जा रहे हो, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप उसी पॉइंट पे रहोगे। तो शायद मैम के साथ राइट साइड ही चले जाओ। तो आपको मैम के ऊपर विश्वास करना होगा, मेरी तरह मत करियो पहले, जैसे मैंने पहले बैच में किया कि मैम बोल रही है 3D मत कर, मैं चुपचाप करे जा रहा हूँ, दूसरी बुक से करे जा रहा हूँ। मैम ने कोई एक मैम ने कोई पैटर्न बताया कि क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, मैं घर गया यूट्यूब पे कोई दूसरे टीचर की वीडियो देखी, मैम इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मतलब अपने दिमाग में इतने सारे सॉल्यूशन रख लिए, जब एग्जाम में बैठे ना, तो मतलब यही आइडिया नहीं चाहिए कौन सी सॉल्यूशन से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं, और मेरा टाइम ही ऐसे वेस्ट होता चला गया। तो भाई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, अगर बिलीव कर लिया मैम पे तो फिर 6-7 महीने बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर लो, और नोट्स मैम के इनफ है, कोई दूसरी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, कोई और बुक आपने करी थी अपनी सिर्फ? नहीं मैम, मैंने तो बच्चे भी ले सकें इस तरह का कोई किताब जो आपने ली हो? मैम आपने, जब मैंने खुद तैयारी करी तब पाथफाइंडर ली थी, जब टोटस ज्वाइन करा वो तो मैं अपने बैच में सब में मना ही कर देती। नहीं तब पता लग गया, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है, तब पता लग गया। उसके बाद मैम आपकी एक बुक आई थी अरविंद पब्लिकेशन की, जिसमें मेरी बुक वो मैथ्स की ऐसी बुक है, कंपाइल है सब कुछ, उसमें हम सब कुछ ही कर लेंगे, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है उसमें। एंड जीएटी पार्ट के लिए कोई अदर? मैम जीएटी पार्ट के लिए सर की जो मैम बुक है, उससे ज्यादा मैम सर ने फर्स्ट बैच में नोट्स दिए थे, उसमें ना कंटेंट बहुत ज्यादा है, वो एनडीए से भी ज्यादा है। अगर आपने वो पूरा कर लिया ना, गोल पे पता चला नए बच्चे आएंगे, वो बोलेंगे हमें तो नोट्स चाहिए, बुक नहीं चाहिए। अरे उन्हीं नोट्स से कलेक्शन बुक बनाई है। उन्हीं का मैंने फर्स्ट बैच में नोट्स थे, तो उसमें ना कंटेंट मतलब ये, अगर आपने पूरा वो कर लिया ना, तो
मतलब एनडीए तो छोड़ा, अपना सीडीएस या उससे भी ऊपर का कोई एग्जाम हो ना, उससे कोप अप कर लोगे, कोई दूसरी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। और पर्सनली मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे तो कभी नहीं पड़ी, मैम ने जो पढ़ा दिया वो कर लिया। और जो बड़ा था मैम ने जो पढ़ा दिया, या जब ठोकर लगी तभी मैम फर्स्ट का तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैम ने अगर एक रास्ता बता दिया तो मैं घर जाके कोशिश करूँ। एक टीचर है यूट्यूब पे, नेहा अग्रवाल, वो बड़ी शो ट्रिक्स बता रही है, मैम ऐसे भी कर सकते हैं, मैम आपने ये तो बताया नहीं। मतलब यार कंफ्यूजन में जा रहा है। टीचर है, बहुत बढ़िया पढ़ा रही है, एंड नो डाउट इतना फ्री कंटेंट दे रही है वो ऑनलाइन बच्चों के लिए, बहुत अच्छा है। हाँ, तो मतलब मेरे रास्ते में दो हो रहे थे, एक आपका एक उधर, मतलब अलग अलग वीडियो देख रहा था, ज्यादा ज्यादा आंसर्स ले रहा था। कंफ्यूजन इतना था कि यार तुझे मतलब तुझे ही पेपर क्रैक करना है, तुझे सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, 500 नंबर लेके आने हैं, मैम 3D की मना कर रहे हैं, तो वो भी मैं कर दो। बताती हूँ, देखो इस बच्चे के साथ जो दिक्कत है ना, जब बच्चा मैथ्स पढ़ता है तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कितना भी घुस जाओ उसमें वाइट खत्म नहीं होने वाला। आप मेरे चैनल पे आओ, आप किसी दूसरे के चैनल पे जाओ, कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैथमेटिकली इंक्लाइन नेहा मैम की जो ये बात कह रहा है, वो मैथ्स जर्नल पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहे हैं, मतलब सारे कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन है। बट जब आपका टारगेट है केवल और केवल एनडीए, तो आपको मैथ्स तो आनी चाहिए, लेकिन क्या क्रैक करना है एग्जाम उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये थोड़ा सा आप बना के चलिएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है भाई। ये इसमें बहुत ज्यादा मार खाई है कि क्या करूं और क्या छोड़ के जाऊं। और सबसे ज्यादा ना, मतलब हमने पढ़ लिया वही मैम, जो मैंने पहली बार किया गधे वाली मेहनत। आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मैम का जो तरीका है कि ये क्वेश्चन मार्क कर लो, मतलब पहली बार मैंने उसको अप्लाई किया था, उसका रिजल्ट मिला। शुरुआत की 10 मिनट में ना मेरे 15 से 20 क्वेश्चन वो हो गए थे, जो मतलब मैम फॉर्मूला बेस्ड थे, तो मुझे डायरेक्ट आ रहे थे। अपने ऑफलाइन बैचेस में हमेशा कहती हूँ कि पहले पेपर को पढ़ के 3 सिंबल रखो, सर्कल, राइट और क्रॉस, यस मैम। उसी से डिसाइड हो जाता है पेपर आपका किस लेवल पे जाएगा। मैम पता चल जाता है, स्टार्टिंग के 10 मिनट में पता चल जाता है मैं क्लियर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चे पहला पेपर मैथ्स है, मैथ्स अच्छा चला गया तो जीएटी के लिए कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाएगा, आप रिलैक्स भी हो जाओगे। सो रिटन की तो मेरे हिसाब से काफी नॉलेज आप लोगों तक पहुंच गई है, तो अपने इसी इंटरव्यू को और आगे ले जाते हैं। अब एनडीए का सेकेंड फेज एसएसबी, जिसके लिए आपके साथ डिस्कशन करेंगे मयंक पराशर सर, क्योंकि एसएसबी में उनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, तो सही पर्सन के साथ ही डिस्कस किया है तो ज्यादा अच्छा मजा आता है ना। तो ओवर टू मयंक सर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैम ने कहा कि अब मुझे भी इंटरव्यू में आना है, यूजुअली चित्रा मैम ही कंडक्ट करती हैं इंटरव्यूज। आज ये इंटरव्यू केवल ऑफिस की जगह जो यहाँ पर, इस पे मैं बीच में रोकूंगी, सर को लाने का पर्पस है केवल, मैंने आपसे कहा था कि एनडीए में जीएटी में बहुत जल्द ऑनलाइन स्टार्ट करवाने वाली हूँ, तो सर को उस तरफ कैमरा फेसिंग करवाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि सर आए और आपके लिए जीएटी पार्ट भी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो जाए एनडीए के लिए। जैसा कि बात हो रहा था कि इंटरव्यू कंडक्ट होना है, तो सन्नी से बात हुआ था कि भाई आपको ऑफिस आना है। इस बच्चे की एक छोटी सी बात, सर आप तो घर आएंगे नहीं, तो यही था लास्ट कि नहीं अब ये इंटरव्यू होगा तो तेरे घर पर ही होगा। आज अरेंज करेंगे, सारी चीजें करेंगे, मैनेज करेंगे एंड आएंगे और एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो हालात तो आप देख सकते हो, सनी के भी, मैम के भी, हमारे भी, सबके, बट स्टिल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। जहां तक बात रहती है सनी को लेकर, तो दो बातें मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको। लेबोरियस होना और स्मार्ट वर्क करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। इसके पहले अटेम्प्ट में लेबोरियस था, बहुत ज्यादा था, लेकिन आज अगर बात करें तो ये स्मार्ट वर्क में है। और स्मार्ट वर्क होने का मतलब आप समझते हैं कि आज वो 146 में रिकमेंडेड है, फाइनल मेरिट आनी है और बहुत जल्दी ये आपको एनडीए खड़कवासला दिखाई भी देगा, ठीक है। तो अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो सनी या आप ही पकड़ो, मेरी आवाज आ जाएगी यहां तक। अगर आपसे बात की जाए तो जब आप लोग, जैसे अभी जीएटी की बात चल रही थी, तो आप ऐसे वो कौन से 4 सब्जेक्ट रखेंगे जो मैं ऑनलाइन भी बहुत बोलता हूं, ऑफलाइन भी बोलता हूं, या आपको भी समझाया हो कि केवल एनडीए में अगर ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए जाएं तो आप 500 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग वो 4 कौन से हैं? मैथ्स, से बताइए। इंग्लिश और ज्योग्राफी और फिजिक्स। सर के सामने बहुत सारे बच्चे, अगर आप देखिए ध्यान से कि ये मेरे सामने पता नहीं क्यों, मैं था अभी भी इंटरव्यू में, बट मैम से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। द परफेक्ट एग्जांपल इज कि भाई मैथ्स लेकर आ रहा है 300 मार्क्स, इंग्लिश लेकर आ रहा है 200 मार्क्स, फिजिक्स लेकर आ रहा है 100 मार्क्स, और समवेयर 100 मार्क्स लेकर आ रहा है ज्योग्राफी। यस सर। तो 500, 600, 700 मार्क्स अगर मोटे मोटे लेवल पर देखा जाए, केवल 4 सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो क्या आप में
या आप जैसे जितने भी लड़के देख रहे हैं उनमें ये पोटेंशियल नहीं है कि वो उसमें से 450 मार्क्स ले आए? जहां तक इसने अभी कहा, मैं इंटरव्यू में सुन रहा था कि सर बहुत ऐसा कह देते हैं कि उसके बाद कुछ नहीं। तो मेरे बहुत सिंपल डायलॉग्स होते हैं कि आपको अगर करना है तो मुझे ये बता दीजिए, करा मैं लूंगा। दो चीजों पे आदमी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, जो एसएसबी में भी आएगी आपको। पहला, आपकी ईगो हर्ट हो जाए, इमीडिएट सिलेक्शन आएगा। दुनिया जहान की ताकत नहीं है आपकी ईगो हर्ट होने के बाद कोई आपका सिलेक्शन रोक दे। सेकंड, आपको कोई पिन मार दे, समझते हैं पिन मारना, इसको लगे हैं। अब ये एग्जैक्ट बताएगा कि मयंक सर ने ऐसा क्या कहा था, मतलब जिसको लेकर वहां बैठ के यही था, इसने ऐसा क्या कहा था, जिसकी वजह से मैं मानता हूं, नॉट ओनली ही, अमित ने सेम बात बोली है, जगदीप ने सेम बोली है, प्रशांत सेम बोल चुका है। जितने इंटरव्यू अभी तक इस चैनल पर कंडक्ट हुए हैं 90% बच्चों ने यही बात बोली है। तो या तो मैं आपको आपके कोऑपरेशन से पढ़ा सकते हैं या हम आपको टाइट करके पढ़ा सकते हैं। तो प्रसाद तो मिल जाता है हाथों पर, वो तो सबको मिलता है। प्रसाद तो बैच में लगभग हर एक बच्चे को ठीक मिलता है, है। बट इंपॉर्टेंट ये कितना बच्चा रिकमेंड हो रहा है इस बार। जैसे अगर हम बात करें तरुण सैनी, जिसका इंटरव्यू आप मैम के साथ देख चुके हैं, आदित्य पुंडीर है, जवेद है, देन आपके सनी उज्जवल है, लोकेश हमारा पिछली बार मेरिट आउट भी हो गया है। वो बेसिकली वो नहीं ज्वाइन कर पाया, लास्ट कॉलिंग उसको होनी थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। ठीक है, तो आगे अब इसी से बात शुरू करते हैं कि वो पिन लगने से या वो बात चुभने की वजह से ऐसा क्या चेंज आया कि हाँ, जो रिटर्न ही नहीं हो पा रहा था वो हो गया। सर देखो, पिन तो एक तो अमित का लगा था सबसे तगड़ा, तो देख ये सनी हुआ है, मेरे साथ पढ़ता था और सबसे ज्यादा बोलता था, उसका नहीं हुआ, ये मुझसे भी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करता था। और दूसरा पिन जब मतलब सेकंड बैच में ना होता क्या, जब दोस्त का होता है ना, तो 15-20 दिन तो बड़ी वो होती है कि तुझे भी करना है, 15 दिन बाद सब डाउन हो जाते हैं, फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं वापिस हम। तो इस बार मेरे साथ नहीं हो पाया, सर और मैम हर 15 से 20 दिन में मेरा एग्जाम्पल दिए जा रहे थे किसी न किसी को। तो लगातार मतलब एक अंदर से वो था प्रेशर कि यार करना ही, मतलब एक उभान सा था कि यार बार बार इंसल्ट हो रही है और अब तो बस करके दिखाना है, करके दिखाना है, करके दिखाना है। इंसल्ट विद कंसर्न। हाँ, वो कंसर्न ले लिया था, भाई तुझे सिलेक्शन चाहिए या इज्जत चाहिए। हाँ। इसने बोला कि मुझे सर सिलेक्शन चाहिए, तो मैंने कहा था लाइफ में इज्जत तो अपने आप मिल जाएगी। मुझे अच्छे से याद रहते हैं अपने स्टेटमेंट। तो करा भाई ने। अब रहती है बात एसएसबी को लेकर। आप एक रूरल बैकग्राउंड से हो सर, जो मेन हाईवे से, अगर मेन रोड से देखा जाए तो लगभग 5 किलोमीटर अंदर आकर है। बड़ी गाड़ियां यहां नहीं आ पाती हैं, रास्ते छोटे हैं, ऑलमोस्ट एनवायरमेंट आप देख रहे हैं। मैं खुद अपने गांव जैसा माहौल अब बहुत टाइम बाद आके यहाँ महसूस कर रहा हूं। तो बेसिक आपने अपना एग्जाम्पल गांव में सेट करना था, उसके लिए सबसे बड़ी बात थी आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आए। यस सर। तो पर्सनैलिटी में चेंज आने के लिए आपको पक्का कहीं ना कहीं से, फिर से बोलूंगा, या तो इंसल्ट होनी चाहिए या पिन लगना चाहिए। तो पक्की बात है एसएसबी में भी ये कहीं हुआ होगा। हाँ, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो। सर एसएसबी का तो ये था कि शुरुआत की 2 एसएसबी तो मतलब कुछ आइडिया नहीं था हो क्या रहा है। बस मतलब मेरे दिमाग में ये था कि गांव के जो लड़के सोचते हैं ना कि यार जो आर्मी की भर्ती और पुलिस की भर्ती उसको थोड़ा बदलाव कर दूं, क्योंकि जो गांव में ऑफिसर है वो थोड़ा मतलब इस टाइप का है कि वो लोगों से ज्यादा मिला जुला नहीं है, वो बाहर ही रहता है, बाहर ही पढ़ा है। तो लोग बाग सोचते हैं वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो अफसर ही बनेगा। मतलब मेरा ऐसा नेचर था कि मैं दोस्तों के साथ घूम भी रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ गांव के दोस्तों के साथ, मतलब सारी वो एक्टिविटी कर रहा हूँ जो गांव का लड़का करता है, और खेती भी कर रहा हूँ। तो मुझे अफसर बन के क्या दिखाना था कि यार लगे कि यार गांव का लड़का भी अफसर बन सकता है। जब 2-3 बार एसएसबी से बाहर हो गया, एयरफोर्स छोड़ के आ गया, तो मतलब मेरे खुद के घर वाले क्या मतलब मुझसे पीछे क्या बात करते थे, नहीं यार इंटरव्यू तो बड़ा मुश्किल है। गांव के दोस्त मतलब जो सिपाही है गांव के, वो बोलते थे। आपके पीछे घर वाले मैम जब मैं रिकमेंड हुआ ना मैम, सब सारी सच्चाई फिर आगे आ गई। अच्छा मैम रिकमेंड होने के बाद यार हम तो ये भी सोचते तूने कर दिया। जो गांव में 2-4 आर्मी में सिपाही हैं वो बोलते थे अरे हाँ सोच ही तो रहे अफसर बनने की, वो इंटरव्यू किसी का पास नहीं होता। तो मतलब ऐसे लोगों की जब बात सुनते थे ना गाँव के जो सिपाही हैं आर्मी में कि यार अफसर तो बड़ा मुश्किल है ये, तो मतलब वो चीज थी जो मोटिवेशन भी दे रही थी और साथ में ये भी करी थी यार लोग सोचते कैसे हैं, कुछ आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ तो मेरे बारे में धारणा कैसे रख रहे हैं। तो गुस्सा भी था और मोटिवेशन भी था। तो सर वही चीज थी जो बार बार पिन कर रही थी जैसे रिटर्न में। अब एसएसबी जैसे आप शुरू करते हैं तो आपने वेरियस जगह एसएसबी की कोचिंग ली है, जैसा आपने मुझे बताया है। इसने 2 से 3 जगह ली है कोचिंग। मैं यहाँ पर ये खुद बोल रहा हूं कि मैं किसी कोचिंग का या किन्हीं का नाम नहीं लेवाना चाहता हूं। रीजन किसी को ये ना लगे कि उनके लिए कुछ बोला जा रहा है।
दैट्स वाई। लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, बिना किसी का नाम लिए, कि किस किस जगह से, कहां कहां जहां आप गए, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, वहां से आपने ऐसा क्या चीज सीखी जिससे आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आया? पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव क्या था? क्योंकि नेगेटिव तो अलग चीज होगी, आपने क्या सीखा? सर जो मेरी पहली एसएसबी थी सर, वो पास में ही थी, मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ। वहां से मुझे मतलब नेगेटिविटी को है मेरे अंदर, वो एक्सेप्ट करने का मतलब मैं फियर खत्म हो गया। वो एक ताकत आ गई कि हाँ मैं बहुत निगेटिव हूँ, फिलहाल मैं एसएसबी के लायक नहीं हूँ। पहली एसएसबी कोचिंग से मुझे वो सीखने को मिला। जब मैं सेकंड एसएसबी की कोचिंग गया, मतलब गाइडेंस के लिए गया, तब पता लगा कि यार बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था। मतलब डायरेक्ट सर बोल रहे थे कि यार अभी तो आसपास नहीं, रिकमेंडेशन के दूर है, लेकिन खुल के नहीं बता रहे थे कमी क्या है मेरे में। जब मैं तीसरी एसएसबी की कोचिंग गया, वहां पे जो मेरे एसएसबी के एक्सपीरियंस थे, मैं 4-5 एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका था, मैंने सर को सारी बताई, तब उन्होंने बताया कि यार ये तेरे अंदर वीकनेस है, इन पे काम करने स्टार्ट कर। अब वीकनेस पता लग गई, क्वालिटीज में कहाँ कहाँ डाउनफॉल है वो पता लग गया, फिर इंप्रूव कैसे किया, फिर वो सच्चाई है 4 से 5 महीने में करनी पड़ती है मेहनत। आप एसएसबी में ब्लफ नहीं कर सकते कि 5 दिन झूठ बोल दिया है, आपने अच्छी स्टोरी लिख दी, आप नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, जैसे एक छोटी सी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, दोस्तों ने बताया कि यार तेरे अंदर ना कोऑपरेशन कम है, तो सोचते कि अपना अपना काम कर ले। तो फिर मेरा जैसे एसएसबी की तैयारी कर रहा था मैं, अब मैंने सोचा कि यार स्टार्टिंग में तो मैं जानबूझ के करता था, कोई अनजान मिल गया चल इसकी मदद कर दो कि मेरे अंदर कोऑपरेशन आ जाए। ये इसके साथ था स्टार्टिंग में, मतलब जानबूझ के क्या दिखाने के लिए कि हाँ मैं कोऑपरेटिव बन जाऊं। लेकिन जब 2-3 महीने ऐसे हो गए ना, तो मतलब कंटिन्यूटी में आ गया, और लास्ट में मुझे लगने लगा एसएसबी जाने से पहले, हाँ यार मैं सच में थोड़ा कोऑपरेटिव हो गया। तो सर ऐसे था, जो एसएसबी में जो क्वालिटीज मुझे कमजोर लग रही थी, वो उनको ऐसे इंप्रूव किया था सर। ठीक है, आप लोग ने ट्यूटर्स को ही क्यों आपने ये कहा कि हाँ मैं अपना इंटरव्यू दूंगा, आपने बाकी जगह क्यों नहीं दिया? एक सिंपल क्वेश्चन आता है बच्चे का ही। सर ट्यूटर्स तो जान है सर, मतलब वो बेस ही हुआ है सर, मतलब जो हमारे लिए नहीं भाई, ये प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन नहीं है ये कोई। नहीं सच बता रहा हूँ सर, जैसे 12th किया ना, तो मतलब मुझे ये पता था एनडीए जाना है तो केवल ट्यूटर्स है, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता था कि यार वहाँ केवल रिटर्न की तैयारी होती है। तो सबसे पहले मैं एसएसबी के लिए उधर गया था, वापिस आया पता चला केवल उधर रिटर्न की होती है। तो मतलब लगा यार अब एसएसबी के लिए किसी और पे डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी। तो मतलब आप सोच लो, इतना फेथ था कि यार रिटर्न और एसएसबी दोनों ट्यूटर्स ही करके देंगे मुझे। ऐसे भी कहा जाता है आधी से ज्यादा जंग तो भरोसे की ही बढ़ती जाती है। अभी आपके साथ अगर ये देखा जाए, जैसे आपने अभी बताया भी है कि आपके रिटर्न के बैचेस के बच्चे आपके सामने रिकमेंड हो रहे थे, वो आ रहे थे, वो बात कर रहे थे, तो एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट करा, तो आपको बड़ा लगा कि ऐसा हुआ। राइट नाउ यू आर एसएसबी रिकमेंडेड, मेडिकली फिट, फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं आप, मार्क्स आपके रिटर्न में भी ठीक है, एसएसबी में भी ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरिट आउट होने का। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप एनडीए में जाकर उन लोगों को फेस करेंगे, जब आप जाकर उन्हें फेस करेंगे, तो वो सीनियर होंगे आपके, हाँ सर, और आप जूनियर होंगे, और जबकि आप दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन होगा, यार हम तो साथ बैठ के पढ़े थे सर। तो जितना भी ट्यूटर्स का बच्चा आपको वहां मिलेगा, जो कि ठीक ठाक अमाउंट में है एनडीए में, तो आपके लिए वो सीनियर है और आप जूनियर हो गए, तो कैसे, मतलब आप क्या सोचते हो उसके? सर जब मैं रिकमेंड हुआ था ना सर, तो मैं खुश हुआ था, लेकिन जब 2 मिनट बाद या 2 घंटे बाद बैठा तो लगा यार अमित से भी जूनियर हो गया, एक पापा का दोस्त है उनका लड़का है, पहले मैं अमित वन ऑफ दोज स्टूडेंट जो एकेडमीज में बहुत अच्छा कर रहा है। मृदुल अलावत टॉर्च ले चुका है, अमित दैट्स राइट नाउ वो सर्टिफिकेट्स रेगुलरली होल्ड कर रहा है स्पोर्ट्स में, अच्छा कर रहा है। एंड एकेडमीज में जगदीप इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, जो नेक्स्ट पासिंग आउट परेड में माइट भी आपको मेडल्स लेते हुए दिखाई देना वेरियस फॉर्मेशंस। मतलब बहुत स्ट्रांगली जा रहे हैं लड़के, प्रशांत बहुत अच्छा कर रहा है वहां पर। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वहां लड़के बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और वो इसके साथ के हैं। अब ये जाएगा, अब ये जूनियर हो गया सर, तो फील नहीं मैम वो तो है मैम। जब सर हम पढ़ते थे, जो हमारे मतलब सीनियर्स थे वो मोटिवेशन देने आए, तब तो अच्छा लगा। जब साथ वाले रिकमेंड होके मोटिवेट करने आए ना, तब लगा यार जब बेइज्जती का एहसास हुआ। अब उस चीज का मुझे अब भी लगता है, वो एकेडमी में ना, मतलब जैसे मैं लेफ्टिनेंट हूँ 2 साल, वो भी लेफ्टिनेंट रहेगा, वो कैप्टन बन जाएगा, मैं 6 महीने के लिए लेफ्टिनेंट रहूंगा। तो जब सोचता हूँ तो लगता है थोड़ी मेहनत उस टाइम पे कर ली होती, सही से फॉलो कर लिया होता, तो शायद आज एक ही कोर्स में होते। दैट मीन्स सही समय पर अगर सही हिट मार दिया तो दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी। इसको भी कर रहे हैं अभी भी लोग रिकॉग्नाइज, लेकिन अपनी नजर में ये कहीं ना कहीं अपने उन फ्रेंड्स से पीछे हो गया जिनके इसे साथ होना चाहिए था, क्योंकि तब इसने भी मेहनत की थी और उन लोगों ने भी मेहनत की। तो ये तो रही सनी उज्जवल की कहानी। अब थोड़ी देर के लिए
उनकी दादी भी है हमारे साथ, उनकी मदर भी है। मैं बोलूंगा कि मदर उनकी आए, वो भी बताएं कि उनका क्या रहा है, क्योंकि बिना पेरेंट्स के मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे की जर्नी उस लेवल तक पहुंच सकती है जिस लेवल पर एग्जैक्टली वहां जाना था। तो जैसा कि अभी इस बच्चे का रिटर्न भी हुआ, एसएसबी भी डिस्कस हुआ, अब इसी में एक मेन आता है, किसी भी बच्चे का सिलेक्शन उसके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के बिना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले बच्चे के सिलेक्शन के लिए अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो उसके माँ बाप का आशीर्वाद है, उसके माँ बाप का उस पर भरोसा है जो उसे मोटिवेट करते हैं। पहली बार बच्चे का नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, सो मम्मी पापा ही होते हैं तुम्हारे जो क्या कहते हैं, अबे कोई बात नहीं, चल होके रहेगा, ऐसा नहीं है, छोटा मत हो, मन निराश मत कर, मेहनत कर, होगा, जरूर होगा। तो जैसा कि सनी उज्ज्वल है, इसके पिताजी बीएसएफ में है, तो घर पे मम्मी ही इसकी रही है, उन्होंने ही इसको देखा है, तो उनसे जानते हैं कुछ कि वाकई ये बच्चा घर पे क्या पढ़ता था, क्या मेहनत करता था, कैसा था ये घर पे, थोड़ा सा बताएंगे। लीजिए आप बताइए थोड़ा सा। बताइए कोई नहीं। मतलब ये घर पे कैसे करता था, पढ़ने में शुरू से ही अच्छा था? मैम थोड़ा कम था पढ़ाई में। अच्छा, मस्ती उद्दंड डांटता था। हाँ जी। और थोड़ा जिद्दी भी था, जैसे आप बोले ना उनको बड़ी लकड़ी उठाएगा, हाँ। इस वजह से मैं वैसे बहुत कहती थी पढ़कर, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं, इसे ये नहीं कहना पड़ा पढ़ ले। अच्छा, पढ़ना नहीं कहना पड़ा, लेकिन जिद्दी था ये। बस थोड़ा सा मतलब पढ़ाई को करता था पर वो अपने दिमाग में नहीं रखा था। जब मैं एयरफोर्स छोड़ के आया था तो मम्मी थी जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते कि वापस आ जा, तो हाँ, मेरा विश्वास था मम्मी को। नहीं, पेरेंट्स का तो भरोसा है भाई, बिना पेरेंट्स के तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, जब इसने रिटर्न दिया, पहली बार में इसका नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, जब इसका फाइनली ये वाला कोर्स एसएसबी हो गया, तो इस वाले सनी में और जो पहले सनी जब तैयारी शुरू करी थी, इसमें क्या अंतर, मतलब कुछ मिलता है देखने क्या को? अंतर था, जिसमें पहले मैंने इसे कहा कोचिंग ले लो इंटरव्यू की, इसने मना किया। हाँ। 2 बार बिना कोचिंग के बिना कोचिंग के गया है 2 बार। अच्छा, इसका पहली बार नंबर आया, फिर भी 5वें दिन निकल के आया। हाँ। मैंने बोला बेटा तुझे मैंने कोचिंग के लिए बोला था। फिर इसने तीसरी बार इसका नंबर आया, तब उसने कोचिंग लेना शुरू किया। अच्छा। नहीं तो एक मतलब मैं जानना चाहती हूँ, जैसे व्यक्तित्व में मतलब किसकी पर्सनालिटी में क्या अंतर देखने को मिला? अब का सनी और पहले का सनी एक जैसा है या कुछ मामलों में अलग हो गया है ये अब? बस जी जो देखते हैं तो इसका ये ऐसा ही है, ये नहीं बदला। ये नहीं बदले हैं। चलिए आप जरा दादी जी से भी जान ले। सो दादी जी आप भी बताओ कैसा है ये लड़का? माइक दे। मम्मी की गैल है हम तो, हमने तो कहना शुरू तो ये अपना बड़ा कितना वो लगा, किसी के साथ गलत बोलना चालना कोई नहीं करा, कोई आल दंगा कोई नहीं करा, किसी की शिकायत लेकर नहीं आया। पढ़ने में नचा कसा भी पड़ जाता है, अपना ध्यान करा, हमने कहना नहीं पड़ा। सुमा जी अब तो खुश, अब तो राज्य हाँ, बिल्कुल खुश हो लिया, अफसर बन लिया। बिल्कुल खुश है इस टाइम पे जी। ये एयरफोर्स में गया, जोर मेरे पे बहुत ज्यादा पड़ा, किसी उस हिसाब से चल रहा, किस हिसाब में चल दिया, तो फिर भी हमने कोशिश यही करी घर आ जा। चलो तो अब जितने बच्चे देख रहे हैं माँ जी उनको भी आशीर्वाद दे दो, वो बच्चे भी निकले। आशीर्वाद भी हम दोनों कहा, जैसा हमारे बच्चे ने करा ऐसे सबके बच्चे को तो इसी हाँ, थोड़ा सा माता जी को जोर पड़ता है, वो आंसू आ जाते हैं, कोई नहीं। तो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात जरूर मानो, ये नहीं मानना था शुरू में। इसकी मम्मी ने बताया, इसने मानी नहीं। तो पेरेंट्स जो आपके मम्मी पापा कह रहे हैं, आपके भले के लिए कह रहे हैं, उनकी बातें मानो, और उनके बिना आपकी हर सफलता अधूरी है। माँ बाप साथ हैं तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत लेंगे। और इसी के इस बात की से यह बात मिली, और किस काम ने तू कर मत, नू कहा कर बेटा, इसे तू कर, हट पीछे मत हट, मदद कर, भगवान सुनेगा तेरी। हमने यह बात रखी इसकी दिया डर के, ये इसके मन में आई हो या नहीं आई हो। अब तो सुन ली भगवान ने, सुन ली तो मेरे बेटे की थारी दुआ था, थारी दुआ था। तो बस बच्चे, इसी के साथ पहला इंटरव्यू ऐसा है जिसमें वाकई हमें भी मजा आया है लेने में, क्योंकि इसके इंटरव्यू से नो डाउट बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन देने वाले हैं। आप मुझसे पढ़ो या ना पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो या ना पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो या ना पढ़ो, मेरे कोचिंग आओ या ना आओ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गांव वाला बच्चा है जिसके पास सुविधाओं का अभाव है, सही गाइडेंस नहीं मिलती, और जो एक दिमाग में इमेज बनी रहती है ना कि भाई मैं सैनिक स्कूल जाऊंगा तभी निकालूंगा सिलेक्शन, या मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा तभी निकालूंगा, उनके
के लिए मोटिवेटिंग है ये कि नहीं, मैं हर परिस्थिति में अगर मेहनत करूंगा तो रिजल्ट निकलेगा। तो जैसा कि अभी आप सनी के मम्मी एंड दादी से मिले, तो आप सनी के पिताजी और दादाजी हैं, उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे इस बच्चे के बारे में। तो सबसे पहले दादाजी आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अब आपका पोता जा रहा है हमारी फौज में देश की सेवा करने। अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। अब के सनी में पहले सनी में कुछ फर्क मिला आपको देखने को? ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे जो आने वाले बच्चे हैं उनको आप क्या मतलब कहना चाहेंगे कि बच्चे क्या करें ऐसा कि वो भी अपने सपने को हासिल कर सके? हाँ बिल्कुल, आगे बच्चे को बात करेंगे अच्छे रहेंगे। चलिए, ये मोमेंट, ये समय एक ऐसा होता है कि शब्दों में बयां किया नहीं जा सकता, खास तौर पे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, देखिए ये समय जो होता है ना बड़े बुजुर्गों के लिए, जो घर में पेरेंट्स होते हैं, कहते हैं ना दादी बाबाओं के लिए तो पूंजी से ज्यादा क्या कहते हैं आपका, नजर से प्यार। तो इस तरह से एक खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। तो इसी तरह से सनी के पिताजी बीएसएफ में रहे हैं, वो भी देश को अपनी सेवाएं देते रहे हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के सिलेक्शन में, घर से बाहर रहकर भी बच्चे पर नजर बनाए रखना। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पेरेंट्स क्या करें बच्चे को मोटिवेट करने के लिए? मैं ये कहूँगी बच्चे अच्छी तरह तैयारी करें, कहीं भी और घर परिवार के बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो अच्छी तरह पढ़ाई करें और ऊपर जाने के लिए तैयारी करें, आईपीएस, आईएएस, पीसीएस जो भी हो सके उसके लिए। माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे हमारा नाम करें। नहीं, थोड़ा जैसे आप अगर बताना चाहें कि अगर एक बच्चा तैयारी कर रहा है तो पेरेंट्स भी ये कर सकता है जो आपने इसके लिए किया हो कि ये मोटिवेट रहे, हमेशा डिमोटिवेट ना हो। जी ये पेरेंट्स के ऊपर होता है, माँ बाप परिवार के ऊपर होता है कि बच्चा हमारा क्या कर सकता है। जैसे कहा जाता है ना समय समय पर खुराक मिलनी जरूरी है, तो इसको मिली है वो खुराक? नहीं, हमने खुराक लिया, हमने समझाया है। अच्छा। हमने फोन से समझाया, मन से समझाया है। बाकी हमने इसको ये कहा कि अच्छे ही काम करना है, बाहर है वो आप अकेले, हम हमारे पास नहीं हो, आप मेरठ में रहकर पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रेंट पे रहकर पढ़ाई कर रहे हो, तो अच्छे ही पढ़ाई करना है, अच्छी तरह रहना है, किसी से भी। इसी तरह से आप सभी बच्चों को हमारे जो हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए। ये हमारा यही आशीर्वाद है सभी बच्चों के साथ और सबके शुभकामनाएं हमारे साथ। चलिए, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।